गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर में होंगे अपने। पिछली वीडियो जो हमने पोस्ट किया उस पर जो भी क्वेरीज थी किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हैं, फेयॉल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेयॉल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इन्होंने कुल 14 प्रिंसिपल दिए थे। इनका पूरा नाम हेनरी फेयॉल, एक फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर थे। ही वॉज अ फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर, मिस्टर हेनरी फेयॉल। He gave 14 principle which is very important in the management. He gave this principle in approx 1925, but it is used in today also. So let's start. हम स्टार्ट करते हैं इनके प्रिंसिपल्स के साथ। पहला प्रिंसिपल है इनका डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क। So division of work means in every organization management should divide the task and the job as per the specialization of the employees. It means कि जो वर्क है, जो काम है, उसको क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। छोटे छोटे स्लॉट्स में उसको क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। उसको क्या किया जाए, स्पेशलाइज्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उस काम के लिए स्पेशलाइज्ड हो, उसको उस काम को दिया जाए। सो इट क्रिएट इफ़िशियंसी। तो उससे क्या होता है, इफ़िशियंसी आती है। अब समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब घर में ऐसे कोई काम होता है तो कोई भी खाना बना देता है, लेकिन जब शादी की बात आती है या कोई बड़े प्रोग्राम की बात आती है तो हम क्या करते हैं, किसी हलवाई को बुलाते हैं। और जितने घर में क्या छोटी मोटी चीज़ें कम हो गई तब भी हम क्या करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, घर में अपने को ही तो खाना है, तो हम कोई सामान कम भी होता है, कोई इंग्रेडिएंट्स कम हो गए, फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कोई प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कोई चीज़ कम ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेटिस्फाइंग और गेस्ट। हम अपने गेस्ट्स को क्या करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हलवाई बुलाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा व्यंजन तैयार करें, कुछ ऐसे ऐसे रेसिपीज़ बनाएं कि जो हमारे गेस्ट हैं उनको बड़ा ही अच्छा लगे। हम उनको क्या करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। सो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो वर्क होता है उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है बिटवीन द स्पेशलाइज्ड पर्सन। जो उस काम के लिए स्पेशलाइज्ड होता है उसको दिया जाता है। तो इनका पहला प्रिंसिपल था डिवीज़न ऑफ वर्क, विच इज एप्लीकेबल टुडे ऑल्सो। सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मैनेजर्स आर एम्पावर्ड विद द अथॉरिटी। ठीक है, जो मैनेजर्स हैं दे आर एम्पावर्ड विद द अथॉरिटी to give order. They are empowered with the authority to give order and also responsible for accomplish the task within the work time period. ऐसा नहीं कि कंपनी ने आपको मैनेजर बना दिया तो आपको बस अथॉरिटी दे दिया कि आप अपने एम्प्लॉइयों से काम कराइए, डांटते रहिए, उनको सुनाते रहिए। अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है कि जो टास्क आपको दिया गया है, इस टास्क को इतने टाइम के अंदर हमको कंप्लीट चाहिए। तो एक चीज़ और आपको बता दें, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गोज़ हैंड बाय हैंड, दोनों एक साथ चलते हैं। जहाँ अथॉरिटी होगी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होगी। आपको कोई अथॉरिटी दी जाएगी, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दिया जाएगा। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट, यहाँ तक कि आप समझिए कि आपके घर में भी जिसको अथॉरिटी होती है उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है।
घर में जो गार्जियन होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है किसी को डांटने की, तो लेकिन साथ ही साथ उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ गई तो उपलब्ध कराएं। सो वैसे ही इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर हैज़ सम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ which is given by the company. That is the second principle of Mr. Fayol's. Number 3, discipline. You all are student. You should know about the discipline. Discipline क्या होता है? तो डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, बट फिर भी चलिए आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। Discipline is very important thing. It plays a very important role in our life. From our school time to the last time, discipline plays very important role. ये discipline ही होता है. It help to create, to learn punctuality. हम पंक्चुअल बने, कहीं कोई भी कार्य है। अब जैसे क्या होता है, डिसिप्लिन का क्या मतलब है? स्कूल है तो वहाँ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी है। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, व्हेन वी ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेक सम पॉलिसीज, सो वी शुड फॉलो द पॉलिसी एंड code of conduct of the company. If we did not follow the rules and regulation of company, it means we breach the discipline, that is the principle of management. We breach the principle of management, that is discipline. So discipline is important and we have to maintain the discipline and decorum of the organization. Number 4, unity of command. Unity of command. Command word is coming from the army. तो हम आर्मी से के एग्जाम्पल से ही आपको यहाँ पे समझाएंगे। आर्मी में कमांड कौन देता है? कमांड शुड बी गिवन बाय कमांडर, कमांडर इन चीफ, कमांडर ऑफ चीफ। ठीक है, जो क्या होता है, कमांडर होता है किसी खास बटालियन का जो कमांडर होता है, ही गिव्स कमांड, वो कमांड देता है। कमांड का मतलब होता है यू हैव टू फॉलो, यू डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट द कमांड, यू हैव टू फॉलो द कमांड। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका सुपीरियर होता है, सुपरवाइज़र होता है, मैनेजर होता है, ही हैव सम अथॉरिटीज़, सो ऑल एम्प्लॉय हैव टू फॉलो द कमांड विद द यूनिटी। ठीक है, यूनाइटेड होके आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है जो भी वहाँ पे कमांड होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। ऊपर से क्या होता है कि जो बॉस होता है, ठीक, बॉस इट में बी रीजनल मैनेजर, इट में बी नेशनल मैनेजर, इट में बी वाइस प्रेसिडेंट, हुमेवर, कोई भी हो, अगर उसने ऑर्डर दे दिया तो वो ऑर्डर क्या होगा, पास ऑन होते रहेगा और यू हैव टू फॉलो एज ए एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स क्या है? The all employee of the organization work towards the objective of the company. All employee of the organization have to work towards the objective, towards the goal of the organization. Organizations के जो goals हैं, जो objectives हैं, we have to follow them. We have to work for the achieving them. हमें वर्क करना पड़ेगा, सबको मिल के उस डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। जो यूनिटी ऑफ कमांड है, उस कमांड को यूनाइटेड होके उस कमांड को फॉलो करते हुए हमें वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स द गोल, हमें उस गोल की तरफ कार्य करना होगा, उस ऑब्जेक्टिव की तरफ कार्य करना होगा। दैट इज़ द
unity of direction. Okay. Next, subordination of individual interest. Subordination of individual interest. As a manager, we have to know the individual interest. जो एम्प्लॉई हैं उनका क्या इंटरेस्ट है. We have to allot the work as per their interest. Try to allot the work as per their interest, as per their specialization. क्यों? क्योंकि जिस वर्क के लिए आप स्पेशलाइज्ड होते हैं उसी में आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है. तो एज पर द इंटरेस्ट वी हैव टू प्रोवाइड यू वर्क. ओके. नेक्स्ट इज रिन्यूमरेशन. रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय. Remuneration is very important for the employee and employer both. क्यों? तो पैसा इम्पॉर्टेंट है. क्यों काम करेंगे, सैलरी नहीं चाहिए. मनी इज द ओनली मोटिवेशन. पैसा एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है. इट इज़ द बिग मोटिवेशन. सो रिन्यूमरेशन इज बैलेंस्ड. इट इज़ एज पर एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर बोथ. ये दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए. इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर. मान लीजिए आप बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं, आप बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं, यू हैव द बेस्ट एक्सपर्टाइज, बट employer is not in the position to provide the same remuneration that you have to ask. आप जितना चाह रहे हैं उतना हो सकता है एम्प्लॉयर देने के कंडीशन में ना हो. आप पहुँचे, आपने कहा कि नहीं, आपने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, आप सेलेक्ट हो गए, एम्प्लॉयर भी खुश है, वो चाहता है कि आप ज्वाइन करें उसका ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अब आपने डिमांड ही ऐसी रख दी कि हमें 2 लाख रुपए पर मंथ चाहिए. लेकिन हो सकता है एम्प्लॉयर के लिए संभव न हो. सो रिन्यूमरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्ले वेरी बिग रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. Centralization means, you understand, central. The power order comes from, an authority comes from one person. ठीक है. एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक ही बॉस हो, उसी के ऑर्डर को सबको मानना पड़े, बीच में कोई उसको कुछ नहीं कहता हो, सेंट्रलाइज काम हो, जो भी कुछ होगा वहीं से होगा. ठीक, जैसे कि राजनीति में होता रहता है, जो आप कहना नहीं चाहिए, लेकिन बट इट इज़ द क्लास, सो आई जस्ट यूज द सम नेम इन एज अ एग्जाम्पल. जैसे आप देखिए कांग्रेस, सपा, दे आर द सेंट्रलाइज पार्टीज. इसमें क्या है, जो पावर है, डेमोक्रेसी नहीं है, जो पावर है, जो डिसीजन मेकर है, दे आर द कॉमन पर्सन या फिर स्पेशलाइज्ड पर्सन कह सकते हैं आप. अब जैसे आप देखें, बात करें, हम सपा की ही बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो भी डिसीजन होगा कौन लेगा. पहले मुलायम सिंह यादव लेते थे, अब अखिलेश यादव लेंगे. ऐसा नहीं है कि कल मुलायम सिंह यादव लेते थे, आज कोई और आ जाएगा. वो एक फैमिली बिजनेस है. ये क्या सेंट्रलाइज है. ठीक है. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि द डिसीजन मेकर इज ओनली वन पर्सन. नोबडी कैन टेक डिसीजन विदाउट हिम, विदाउट द इन्फॉर्मिंग हिम. सो सेंट्रलाइजेशन में जो भी डिसीजंस होते हैं वो किसी एक के द्वारा लिए जाते हैं. एंड अदर हैंड हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन. Decentralization is the balanced organization. The organization that is called balanced organization where decentralization is used. जहाँ पे decentralization हो, सबको authorities and responsibilities क्या हो,
गोज हैंड बाई हैंड। वीपी ने कुछ डिसीजंस लिए, हो सकता है नीचे वाले को भी वहाँ पे क्या है, अथॉरिटी है कुछ डिसीजंस लेने की। ऐसा नहीं है कि उसको डिसीजन लेने के पहले अब वीपी से पूछना होगा, एनएसएम से पूछना होगा। दे हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस। दैट इज अ वेरी efficient organization, that is the growing organization। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डिसीजन मेकर्स क्या हो, हर लेवल पे डिफरेंट पर्सन हो, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, ग्रो करती है। और वहाँ पे एम्प्लॉय भी क्या होते हैं, खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातें सुनी जाती हैं और उनके लिए वहाँ पे काम किया जाता है। Okay, understand centralization and decentralization. Now scalar chain। चेन मीन्स समझते हैं, चेन कड़ी। अभी कोरोना आया तो सब लोग चेन की बात तो सबको समझ में आ गया कि एक चेन है जिसको तोड़ना है। तो ऐसी क्या स्केलर चेन? स्केलर चेन क्या, इसमें एम्प्लॉय क्या होते हैं, बधे होते हैं एक दूसरे से। ठीक, जैसे एम्प्लॉय से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर से आप आगे बढ़ेंगे तो प्लांट मैनेजर होगा, प्लांट मैनेजर से फिर रीजनल मैनेजर, वीपी, तमाम क्या है, सब कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है, स्केलर चेन में क्या होता है, ऑर्डर गोज फ्रॉम वन पर्सन टू द लास्ट पर्सन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वीपी ने कोई नोटिस या कोई ऑर्डर वहाँ से रिलीज़ किया, वो वहाँ से ऊपर से चलते चलते लास्ट पर्सन तक आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड स्केलर चेन। वो स्केलर चेन है, एक से कनेक्ट होते हुए ऊपर से ऑर्डर चलेगा और सेम ऑर्डर, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, सेम ऑर्डर कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप कहीं काम करते हैं, कहीं पे वर्क कर रहे हैं, तो you have to understand the rules and regulations of the organizations. You have to follow the order of your superior. Boss is always right. उसने कुछ कहा, उसको आपको करना है। क्यों? कि ऑर्डर है, बॉस का ऑर्डर है। You have to follow the order of the superior. आपको अपने से जो बड़े हैं उनके ऑर्डर्स मानने हैं। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी क्या है? देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़। ऐसा नहीं कि मैं एक नॉर्थ इंडियन बॉस हूँ, तो अगर कोई साउथ इंडियन बंदा है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, तो हम उसमें जो है नॉर्थ इंडियन मेरा फेवरेट रहे, मैं साउथ इंडियंस को देख के हेट करूं, चिढ़ूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी इक्विटी, इक्वल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एम्प्लॉयज। वी हैव टू मेंटेन द हार्मनी, वी हैव टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज, वी हैव टू कोऑर्डिनेट विथ ऑल। एज अ मैनेजर शुड कोऑपरेट विथ ऑल्स, and there is no discrimination between the employees in the organization. That is called equity. Next is stability of personnel. Stability of personnel. When we join the organization should tell us the minimum time period which is allotted by the organization to the employee. After that, if we are not performing up to the mark, they can fire us. अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो देयर इज शुड बी क्राइटेरिया। वहाँ पे क्या होना चाहिए? रिटन क्राइटेरिया होनी चाहिए, रिटन सबमिशन होना चाहिए कि आप 6 महीने 4 महीने तक आपका एक प्रोबेशन पीरियड होता है, लर्निंग, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग पीरियड। प्रोबेशन पीरियड मीन्स लर्निंग पीरियड, कि अगर तब तक आप जो है लर्न कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप कुछ 6 महीने बाद क्या होगा, जब प्रोबेशन पीरियड एंड होगा, तो देयर इज़ अ
वहाँ पे आपके बारे में थोड़ा जांचा परखा जाएगा, ठीक है। अगर आप अप टू द मार्क नहीं हैं तो आपको फायर किया जा सकता है, या फिर आपको कोई चांस ऐसा दिया जाएगा कि फॉर द परफॉर्म वेल। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति को जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है उसको कुछ टाइम दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स, बिहेवियर्स, कोड ऑफ कंडक्ट, वर्किंग कल्चर, रूल्स, रेगुलेशंस, सभी चीज़ों को सीखने के लिए। इट इज़ कॉल्ड प्रोबेशन पीरियड। इट इज़ कम्स अंडर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। व्हेन वी ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, when we join the organization, we will take initiative to perform. We have to self motivated us ourselves. हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद से इनिशिएट लेनी पड़ेगी काम करने के लिए। वहाँ पे आपको पहले दिन से कोई इनिशिएट नहीं करेगा कि आप चलिए कर लीजिए वो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ऑल आर द अननोन पर्सन, आपको वहाँ जानने वाले बहुत कम होंगे। सो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। आपको खुद से इनिशिएट करना पड़ेगा वहाँ पे सीखने के लिए, जानने के लिए। खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज इनिशिएटिव, कॉल्ड इनिशिएटिव। स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स, द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन शुड maintain the harmony. Organization should provide motivation to the employees. Organization को करना है यहाँ पे। Organization organize the some motivational sessions for the employees, some new technology adaptation for the employees. तो ऐसे कुछ नए नए activities organization should organize some activities to motivate employee, to learn employee. अब एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे कुछ नए नए एक्टिविटीज़ करनी होगी, कुछ ट्रेनिंग सेशंस, कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे जिससे कि द एम्प्लॉयज़ विल बी हाईली मोटिवेटेड। एम्प्लॉय क्या हो? हाईली मोटिवेटेड हो। दैट इज़ द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड द मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय। दैट इज कम्स अंडर स्पिरिट डी कॉप्स। Understand? If you have any query in the Fayol's principle of management, you can ask, you can feel free to connect me, you can feel free to ask me any question, any query. If you have, just ask me and I will meet you with the next video. Thank you.